नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। जुड़ चुके मेरे साथ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस। आज हम बात करेंगे आपके इतिहास की पहली बुक का जो दूसरा लेसन है, जिसमें नाम है आपके लेसन का राजा, किसान और नगर। ये उस सीरीज़ का, उस लेसन का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने वीडियो डाल दी है YouTube पर और ये पब्लिश हो जाएगी आज 6:30 बजे या 6 बजे के आसपास। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो और तब तक ये भी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो ये उस ही लेसन का, यानी दूसरे लेसन का ये दूसरा पार्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं वही टॉपिक लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम में आते ही हैं, और उसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन करा है जैसे कि अपने आप में एक लेसन है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ ये अपने आप में क्वेश्चंस तो है, परंतु एक लेसन की तरह है। तो आपको समझ में भी आ जाएगा और क्वेश्चंस का भी फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, आज शुरू करते हैं। सामने आपके लिखा है कि मौर्य साम्राज्य का एक ऐतिहासिक अवलोकन। देखो, अगर हम देखें, मौर्य साम्राज्य जो है भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है, क्योंकि भारतीय इतिहास में से ज़्यादा ताकतवर साम्राज्य शायद ही कोई हो। तो इसलिए हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली साम्राज्य में से एक मौर्य साम्राज्य का अध्ययन हम प्राचीन भारत की शक्ति, प्रशासन और सांस्कृतिक समृद्धि की एक अनूठी झलक देखेंगे इस लेसन के थ्रू। तो बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस लेसन के अगले पड़ाव पे चलते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने क्या कहते हैं पीपीटी बनाई है, बहुत ही क्या कहते हैं अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से बनाई है और ये आपको पसंद आएगा और जल्दी चीज़ें कवर हो जाएंगी यहाँ से आप जब पढ़ोगे। तो उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य है। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, इस वीडियो का पहला जो पार्ट था, कि जैसे मान के चलो ये भारत है, यहाँ पे अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर, यहाँ पे हिंद महासागर है। तो इस तीनों तरफ से जो कोई भी बॉडी या कोई भी ज़मीन या कोई भी धरती का टुकड़ा तीनों तरफ से घिरा रहता है तो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, एक तरफ अगर पश्चिम की तरफ देखें, किस तरफ, पश्चिम की तरफ देखें, एक बार फिर से हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पश्चिम की तरफ आपको दिखेगा, वेस्ट की तरफ आपको दिखेगा अरब सागर, अरब सागर। अच्छे से समझने के लिए आपको YouTube का कैप्शन भी खोलना पड़ेगा ताकि मेरी बातें आपको वहाँ पर एक प्रिंटिंग के तौर पे चलता रहेगा। वो प्रिंट्स आप पढ़ते रहो, उसे आप लिखते भी रहना। और अगर यहाँ पे देखोगे वेस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे हिंद महासागर है। क्या बच्चे? हिंद महासागर। तो ऐसे में आपको पता चलेगा कि भारत तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इसलिए आप समझोगे कि ये शब्द जो आते हैं, हिंद महासागर जो है, सॉरी भारतीय उपमहाद्वीप जो है, आपको शायद किसी ने बताया हो, मुझे नहीं पता। वैसे सभी टीचर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, मेरी भी यही कोशिश है। अगर ना पता हो फिर भी आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ऐसी ज़मीन का टुकड़ा, ऐसा भूभाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब हम इसे समझें कि उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का, किसका बच्चे? मौर्य साम्राज्य का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसने एक विशाल भूभाग पर शासन करा। एक बहुत बड़े हिस्से पे, बहुत बड़े ज़मीन के टुकड़े पे, बहुत बड़े क्या कहते हैं भूभाग पे शासन करा है। किसने? मौर्य साम्राज्य ने। इतिहासकारों की नज़र से देखा जाए तो 19वीं सदी के इतिहास में इतिहासकारों ने इसे भारत की सबसे प्रमुख काल के रूप में माना है। यानी अगर देखा जाए तो ये प्रमुख काल के तौर पे देखा है। ये दूसरा पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इतिहासकारों की नज़र से ये जो मौर्य काल है, ये जो मौर्य साम्राज्य है, ये काफ़ी बड़ा और ताकतवर काल रहा था, जो एक संगठित और शक्तिशाली राज्य का प्रतीक था। अगर तीसरा पॉइंट देखें, भारत की एकता का प्रतीक था। बिल्कुल, ब्रिटिश काल में मौर्य साम्राज्य को भारत की एकता और शक्ति का प्रतीक बताया गया है। जब अंग्रेज़ों का शासन आया भारत के अंदर आधुनिक इतिहास में, तो उसी आधुनिक इतिहास के अंदर अंग्रेज़ों ने मौर्य साम्राज्य को भारत की एकता और शक्ति का प्रतीक बताया, जिसने एक मजबूत राष्ट्र की नींव के तौर पे भारत को देखा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप को देखा जाता है। तो यानी एक सिंबल है किसका? मौर्य साम्राज्य का, एकता को लेकर, अखंडता को लेकर। मौर्य साम्राज्य को जानने के प्रमुख स्रोत कौन सा है? एक है मेगास्थनीज, जो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के सामने, और दूसरी तरफ आपको दिखेगा कौटिल्य। ठीक है, मेगास्थनीज और कौटिल्य। कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की बुक का नाम है इंडिका।
ये आपको दिख रहा है इंडिका, और अर्थशास्त्र है कौटिल्य के। यहाँ से मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी मिली है इतिहासकारों को, तो पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में कितना बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आगे अगर हम समझें मेगास्थनीज की तरफ से देखा जाए, ठीक है बच्चे, तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत ने अपने पुस्तक इंडिका में, अच्छा इंडिका से ही भारत का नाम यानी इंडिया पड़ा है, इंडिका से क्या नाम पड़ा है, इंडिया। तो इस बुक से ये काफ़ी बड़ा रेफरेंस है, जो इंडिया, जो यूरोपियन देशों में इंडिका से इंडिया नाम फैला है। तो मेगास्थनीज की बुक यूनानी राजदूत ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य प्रशासन, समाज और राजधानी पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है। यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है किसने, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है, इंडिका, और मौर्यकालीन जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। किसको माना जाता है, मेगास्थनीज की बुक, कौन सी बुक है, इंडिका। कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, इसमें अर्थशास्त्र में बताया गया है कि कैसे कर प्रणाली यानी टैक्स कैसे लिया जाता था, क्या कहते हैं, मौर्य साम्राज्य के अंदर, जासूसी तंत्र क्या है, और राजनीति के सिद्धांत पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। यानी अगर हम समझे चाणक्य की बुक किस तरह से बताती है मौर्य साम्राज्य को, या चाणक्य की बुक में आखिर क्या लिखा हुआ है, तो अगर देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य के बारे में खासतौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है, और इसके अंदर बताया गया कि एक शासक को कैसे होना चाहिए, प्रजा के सामने कैसे पेश होना चाहिए, यानी एक शासन कला के बारे में ये बुक है। किस तरह से राजनीति होनी चाहिए, किस तरह से टैक्स सिस्टम होना चाहिए, जासूसों के भी पीछे जासूस होने चाहिए ताकि जो साम्राज्य प्रणाली है वो कमज़ोर ना पड़े अपने दुश्मनों से, अंदरूनी दुश्मनों से। तो इस तरह से अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा जो लिखी गई बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई मौर्य साम्राज्य कितना ताकतवर साम्राज्य था और उस समय की व्यवस्थाएं कैसी थी। सम्राट अशोक एक यूनिक, क्या कहते हैं, आप कह सकते हो, शासक रहा है, एक अद्वितीय शासक रहा है। इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि जनता से सीधा संवाद हो। सम्राट अशोक अपने आप में एक यूनिक शासक रहे, बहुत ताकतवर शासक रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये एक अपने आप में बहुत ताकतवर तो शासक थे, इनका मन में बदलाव जब आता है जब कलिंग युद्ध होता है। कलिंग युद्ध में जो इन्होंने, क्या कहते हैं, विनाश कराया है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक, महिलाओं तक, किसी को नहीं छोड़ा उस युद्ध में, उस कलिंग युद्ध के अंदर। परंतु तभी से इनके हृदय में एक परिवर्तन देखा गया था और इतिहासकारों का ये मानना था कि अशोक, जो सम्राट अशोक है, इन्होंने अपने हथियार त्याग दिए, नैतिकता का जीवन अपना साध लिया। गौतम बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया, बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसको फैलाने का काफ़ी ज़्यादा काम करा और वो नैतिकता के रास्ते पे चलने लगे, हथियार छोड़ दिए। ये कब की बात है, जब कलिंग युद्ध खत्म हुआ, तब इनका हृदय परिवर्तन हुआ, तब ऐसी चीज़ें हुई। ठीक है, तो हम इन्हें इस तब से जानते हैं। जनता से सीधा संवाद, जनता से सीधा कांटेक्ट था, सीधी बातचीत थी। किसका थी बच्चे, ये थी किसकी बच्चे, अशोक की। किसकी बच्चे, अशोक की। जनता से सीधा संवाद। अशोक ने अपने अभिलेखों, शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से सीधे अपनी प्रजा से संवाद स्थापित किया है, जो उस समय के लिए एक अनूठी पहल था। यानी उस समय के शासक जो थे, यानी अगर हम सम्राट अशोक के बारे में बात करें तो वो जनता की परेशानियों को जानना चाहते थे। वो समझना चाहते थे कि जनता जो है क्या उनकी आवश्यकताएं हैं और वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो वो एक तरह से फेस टू फेस जनता के बीच में जाके संवाद करते थे ताकि उनको समस्याएं पता चल सके। सादगी और विनम्रता। सादगी यानी एकदम से सादा जीवन जीना, कोई बनावटी, कोई दिखावटी जीवन नहीं, और विनम्रता होना चाहिए अपने जीवन के अंदर। अन्य राजाओं के विपरीत उन्होंने बड़े बड़े खिताबों से परहेज किया। यानी आप जैसे समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ोगे, मैंने पिछले जो वीडियो लेक्चर उसमें बताया था कि प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति है, वो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है। समुद्रगुप्त कौन है, समुद्रगुप्त गुप्त शासक के, गुप्त वंशज के एक शासक रह चुके हैं और उनके बारे में जो प्रशस्ति लिखी है वो हरिशेन ने लिखी है। आप कह सकते हो बहुत बड़ा चढ़ा के चीज़ों को लिखा गया है और ऐसा लिखा गया है जैसे कि भाई जैसे चापलूसी, एक तरह से ये बोलना चाहिए, मैं बताऊं तो ये एक तरह से चापलूसी की तरह दिखाया गया है उस प्रशस्ति के अंदर। तो यहाँ पर अशोक के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता। अशोक जो है इस चापलूसी से बचते थे, जो रियलिटी थी, जो सच्चाई थी, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, अपनी बड़ाई से ज़्यादा जनता की समस्या पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। परंतु मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब कब हुआ, जब उन्होंने कलिंग युद्ध जीता और उनके अंदर, उनके हृदय में परिवर्तन आया।
तो वो सादगी और विनम्रता से रहते थे। कोई बड़ी खिताब अपने ऊपर रखने से, यानी अपने बड़े बड़े संज्ञा रखने से, अपने ऊपर कहते हैं ना कि ये तो इंद्रदेव के समान है, ईमानदारों में ईमानदार है, कालों के काल है, ऐसी जो संज्ञा हैं उनसे बचते थे, इन खिताबों से परहेज करते थे, साधारण जीवन जीते थे। शालीन भाषा, एकदम ऐसी भाषा जो सामने वाली जनता को काफ़ी पसंद आए, शालीन लगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे। आदर्श और प्रेरणा, यानी इतिहासकारों और राष्ट्रवादियों ने अशोक को एक आदर्श शासक की ओर और प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा, और जिन्होंने धर्म और नैतिकता पर आधारित शासन किया, यानी आदर्श और प्रेरणा। इतिहासकारों ने अशोक को कैसे देखा भाई? अशोक एक तरह से ऐसे शासक रहे हैं जो आज भी भारतीय समाज में एक प्रेरणा का स्रोत है। हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब है, बड़ी बड़ी जो सरकारी इमारतें हैं जहाँ पे प्रशासन या राजनीतिक राजनेता लोग बैठते हैं, वहाँ पे सम्राट अशोक के सिंबल लगाए जाते हैं। ठीक है, जो झंडे पर जो क्या कहते हैं चक्र देखते हो, या जो सिंह का एक तरह से मूर्ति देखते हो, तीर मूर्ति सिंह का, यानी तीन सिंह वाले या तीन जो शेर वाले मुख आकृति जो देखते हो, वो एक तरह से आप देखोगे कि सम्राट अशोक से ही लिया गया है, जो एकता का प्रतीक दिखाता है। ये एक तरह से प्रेरणा है भारतीय समाज में, आज भी हम इसे देखते हैं, तो इसे एक प्रेरणा के स्रोत के तौर पे हम देखते हैं, जिन्होंने धर्म और नैतिकता पर आधारित शासन किया। धर्म का मतलब होगा जिम्मेदारी, यानी धर्म का मतलब कोई धार्मिक अनुष्ठान, क्रियाकलाप, हवन, पूजा, यज्ञ नहीं होगा। यहाँ पे धर्म का मतलब होगा, धर्म का अर्थ होगा जिम्मेदारी से काम करा। ठीक है, नैतिक भरी जिम्मेदारी से काम करा। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं और चुनौतियां क्या थीं? देखो, अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य जो है बहुत कम समय तक चला। अगर देखा जाए तो काफ़ी होता है, फिर भी इतिहासकारों ने 150 सालों तक ही बताया है कि मौर्य साम्राज्य केवल 150 सालों तक चला, जो इतिहास की एक लंबी अवधि में एक छोटा सा समय है। ठीक है बच्चे, अगर सेकंड पॉइंट देखें, सीमित विस्तार, इसका विस्तार पूरे उपमहाद्वीप में नहीं था, ये भी ध्यान रखना है, पूरे उपमहाद्वीप में नहीं था। दक्षिण भारत के कुछ हिस्से इसकी सीधी अधीनता से बाहर थे। यानी दक्षिण भारत में चले जाएं, दक्षिणी हिस्से में चले जाएं भारत के, तो उस समय के शासकों ने सम्राट अशोक की अधीनता को नहीं स्वीकार करा था। असमान नियंत्रण था, कहने का मतलब नियंत्रण कहीं ज़्यादा था, कहीं पे कम था। साम्राज्य की सीमाओं के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण का स्तर एक समान नहीं था। जाहिर सी बात है, उड़ीसा से लेकर अफगानिस्तान तक का जगह अलग अलग है। उड़ीसा में समुद्री इलाका है, उमस भरा जीवन है, और अफगानिस्तान में सूखा जीवन है, नमी कम दिखती है। तो यहाँ का शासन प्रशासन जो है, जो प्रशासन का नियंत्रण भी जो है, वो अलग अलग तरीके से दिखता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, इतनी विविधताएं थी, इतना बड़ा साम्राज्य है, और उस साम्राज्य के अंदर क्षेत्रीय विभिन्नताएं जो थी ना, वो एक तरह से आपको पता बताएगा कि हाँ भाई, यहाँ पे जो प्रशासन व्यवस्था थी वो अलग अलग तरीके से काम कर रही थी। नए शासकों का उदय हुआ। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही नए नए रजवाड़े और स्वतंत्र शासक उभरने लगे। यानी दूसरी शताब्दी यानी 200 BC ईसा पूर्व तक, ईसा यानी 200 BC, यानी जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उससे 200 साल पहले मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ साथ ही नए नए रजवाड़े और स्वतंत्र शासक उभरने लगे। जैसे ही मौर्य साम्राज्य खत्म होता है, पतन होने लगता है, रजवाड़े उभर कर आने लगते हैं, स्वतंत्र शासक। यानी अब जाहिर सी बात है, उस समय जो था सेंटर में, आप ऐसे मान के चलो, ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप सिर्फ मान के चलना है आपको, ठीक है। और उस पूरे उपमहाद्वीप पे ये पूरा मौर्य साम्राज्य है जो एक तरह से सब पे कंट्रोल है, पूरे उपमहाद्वीप पे कंट्रोल है। यहाँ कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल, हर जगह उसका नियंत्रण था। ये बात अलग है, कहीं नियंत्रण ज़्यादा है, कहीं नियंत्रण कम है, परंतु आपको ये चीज़ समझनी है 200 BC में, बच्चे कब, 200 BC में, जब ये क्या कहते हैं मौर्य साम्राज्य का ये जो सेंटर पॉइंट है ये ख़त्म होने लगता है और मौर्य साम्राज्य पतन की ओर होने लगता है, तो आप ये नोटिस करोगे या इतिहास में ये पढ़ने को मौका मिलेगा आपको कि भाई नए नए जो रजवाड़े हैं, जो नए नए राजा हैं, अब वो ताकत में आने लगे हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, 150 सालों तक चला। उसके बाद जब नए साम्राज्य आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि जो केंद्र में बैठी शक्ति थी, मौर्य प्रशासन या मौर्य जो वंश चल रहा था, वो विघटन की ओर चले जाता है
और नए रजवाड़े, नए शासक उभर कर आते हैं, तो ऐसे हम देखते हैं कि रजवाड़ों, क्या कहते हैं, मौर्य साम्राज्य के बाद रजवाड़ों की उत्पत्ति होने लगती है। तो मैं शायद आपको समझा पा रहा हूँ। अगर आपको मेरे से पढ़ने के बाद मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, कंजूसी ना कीजिए। फ्री में काम हो जाता है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको फ्री में काम, सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा। सुविधाओं का भरपूर सहयोग दीजिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। राजधर्म के नवीन सिद्धांत और दक्षिण के राज्य, इसका मतलब क्या है? राज्य धर्म के नवीन सिद्धांत का मतलब क्या है? पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि राजधर्म होता क्या है। देखो, ये धर्म जो है ये आज की तरह धर्म की तरह नहीं है कि पूजा पाठ हवन यज्ञ करवाना, नहीं। राजधर्म का मतलब होगा एक राजा का अपनी जनता के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, अपने राज्य की सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, साथ साथ जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, और शासक का ये जिम्मेदारी है कि कैसे अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना है, ताकतवर साम्राज्य के तौर पे उभर कर आना है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं और ये एक तरह से जिम्मेदारी होती है एक राजधर्म की, यानी एक राजा की। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको राजधर्म शब्द से समझ में आ रहा होगा। तो राजधर्म के नवीन सिद्धांत आने लगे, नई नई थ्योरीज निकल के आने लगी, खासतौर पे हम दक्षिण के राज्यों के अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दक्षिण के राजा और सरदार का मतलब जैसे कबीलाई जो लोग होते हैं उनमें एक लीडर होता है, ग्रुप का लीडर जो होता है उसे सरदार बोला जाता है। जैसे आपने देखा आदिवासियों में भी एक ग्रुप लीडर होता है, तो उसी प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर भी ऐसे ही सरदार हुआ करते थे, सरदारियाँ चला करती थी, ठीक है। तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, उसकी उतने हिस्से की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें दक्कन और दक्षिण भारत, दक्कन का पठार और दक्षिण भारत का हिस्सा, जिसे हम तमिलकम कहा जाता है। तमिलकम को बोला जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, आज के समय का हम बोल रहे हैं। तो तमिलकम शब्द को ध्यान रखना, तमिलकम 1 नंबर में हमेशा पूछा जाएगा। इसे किस नाम से आज के समय में जाना जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसे क्षेत्र थे या एक ऐसा जो एरिया था जो शक्तिशाली सरदारियों का उदय माना जाता है। यानी मैंने अभी बताया ना कि कबीलाई लोग रहते थे यहाँ पे, सरदारियाँ चलती थी और ये काफ़ी ताकत के तौर पे उभर कर बाद में आए थे। इनमें चोल, चेर और पांड्या, ध्यान रखना बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ, चोल, चेर और पांड्या काफ़ी प्रमुख यहाँ पे सरदारियाँ काम करती थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आगे देखते हैं। ये राज्य अपनी समृद्धि और दीर्घकालीन स्थिरता के लिए जाने जाते थे, यानी राज्य में अपनी समृद्धि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हर क्षेत्र के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे समृद्धि थी, यानी खुशहाली थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, समृद्ध एक तरह से ये दक्षिण राज्य थे। और ये अपनी स्थिर था, ये नहीं कि ये जो खुशहाली थी वो कुछ समय के लिए थी, आज है कल नहीं है, नहीं, स्थिर था। जो चीज़ चल रही है खुशहाली के तौर पे, ग्रोथ के तौर पे, वो चल ही रही है। ऐसा नहीं कि इसमें उतार चढ़ाव वाला नहीं, स्थिरता पाई जाएगी, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट चीज़ें चल रही हैं जो मौर्य के बाद एक राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है कि भाई दक्षिण के राजा और सरदार जो आए हैं वो मौर्य साम्राज्य के बाद आए हैं और जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक नई राजनीतिक व्यवस्था का, एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर का, ये रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये मौर्य साम्राज्य के बाद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी और आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के राज्य के स्रोत, संगम, साहित्य। देखो, आपको पता ही है कि दक्षिण भारत के अंदर अभी हमने ये पढ़ा है कि वहाँ पे सरदारियों का उदय हुआ है। सरदारी यानी अभी हमने पढ़ा ऐसे क्षेत्र जैसे तमिलकम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, यहाँ पर एक तरह से दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर किनका उदय हुआ है? इसका उदय हुआ है। जैसे हमने पढ़ा कि भाई चोल, चेर, पांड्या दक्षिण भारत के अंदर स्थापित हैं, तो हमें ये तो पता चलना चाहिए कि इनकी जानकारी हमें कैसे मिली है, दक्षिण भारत के जो राजा थे उनके बारे में जानकारी कैसे मिली है। वैसे ही आपको समझना है जैसे कि आपको मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में कैसे जानकारी मिली। मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, जैसे कौटिल्य की बुक हो गई और मैगजीन्स की बुक हो गई। इन दोनों के बुक के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं कि कौन सी ऐसी बुक हैं
कि जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसी प्रकार दक्षिण भारत के जो राजा थे या सरदारी थे उनके बारे में भी जानकारी मिली है। तो कुछ ऐसे ग्रंथ है जो इतिहासकारों को जब मिले हैं, तो जब वो पढ़ लिए गए तो पता चला है कि हाँ भाई, भारत के अंदर ऐसे भी दक्षिण भारत के अंदर शासक रहे हैं, जिसे हम तमिल संगम साहित्य ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? तमिल संगम साहित्य ग्रंथ कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको कि दक्षिण भारत के इन राज्यों और सरदारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राचीन तमिल संगम साहित्य में से मिलते हैं, यानी तमिल संगम साहित्य से मिलती है जानकारियाँ। यह साहित्य कविताओं का एक विशाल संग्रह था। क्या था बच्चे? एक विशाल संग्रह था। ठीक है, और चीज़ें यहाँ पे क्लियर करते हैं। इन कविताओं से हमें सरदारों और सामाजिक आर्थिक जीवन और उनके संसाधनों के संकलन और जैसे कराधान और उनके वितरण की प्रणालियों के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है। यहाँ पे ये साफ साफ कहने की कोशिश कर रहा है, कविताओं के माध्यम से संगम साहित्य के अंदर जो कविताएं पाई गई हैं, उस समय के जो सरदार थे उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था, वो उस अपने जीवन में रह के किस तरह से संसाधनों का इस्तेमाल करते थे, उनका इकट्ठा करते थे, फिर कराधान यानी जो टैक्स उनको मिल रहा है, जो उनके पास चीज़ें मिल रही हैं संपत्ति से संबंधित, उनको वो बांटते कैसे थे। इन प्रणाली के बारे में हमें गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है, जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? तमिल संगम साहित्य से मिलती है। बेटा देखो, ये बिल्कुल अपने आप में क्वेश्चंस है और अपने आप में सामने आंसर भी है कि इस तरह से पढ़ना है कि आप क्वेश्चंस को ही एक आंसर की, एक तरह से लेसन की तरफ पढ़ रहे हो। तो यही मेरी कोशिश है, जब आप जुड़ते हो तो यहाँ पे चीज़ें आपको और YouTube चैनल से अलग हटकर मिलेगी। तो यहाँ पे यही मेरी छोटी सी कोशिश है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थायी विरासत क्या है? आज के समय में हम कैसे कह सकते हैं कि आज भी मौर्य साम्राज्य की स्थायी विरासत है? तो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य का ही है। तो मौर्य साम्राज्य ने भारतीय प्रारंभिक इतिहास में एकता, कला, प्रशासन की मजबूत नींव रखी। ये पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने इतने बड़े भूभाग को राजनीतिक तौर पर एक कर दिया और इसको एक संगठित रूप दे दिया। तो इसलिए हम समझते हैं कि हाँ भाई, मौर्य साम्राज्य एक राजनीतिक इकाई के तौर पर, एक केंद्र शक्ति के तौर पर उभर कर आया, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने राजनीतिक शक्ति के तौर पे जकड़ के रखा, उसे एक तरह से कंट्रोल करके रखा, ताकि विदेशी ताकतों की हिम्मत नहीं पड़ी कि भारतीय उपमहाद्वीप पे नज़र गड़ा सकें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ठीक बच्चे, यहाँ पे क्लियर हो रहा है चीज़। अभी हम ये देखेंगे कि मुख्य निष्कर्ष के तौर पे मौर्य साम्राज्य का प्रभाव कैसा रहा। प्रशासकीय मॉडल के तौर पे देखें, मौर्य ने एक केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित, यानी एक सिस्टमेटिक सेंट्रलाइज पावर की तरह अपने आप को स्थापित करा और बताया दुनिया को कि कैसे प्रशासन चलता है, और प्रशासक प्रणाली स्थापित की जो बाद में भारतीय राज्यों के लिए एक मॉडल बनी। दूसरा, कला और वास्तुकला। स्तूप बनाए उसने, काफ़ी सारे स्तंभ जगह जगह लगवाए, गुफाएं और मौर्यकालीन कला वास्तुकला का विकास हुआ। यानी स्तूप, स्तंभ और गुफाओं में मौर्यकालीन कला और वास्तुकला का विकास दिखता है। बताया कि भारतीय इतिहास में किस प्रकार की क्या अद्भुत कलाएं थी, और विशेषकर अशोक के शासनकाल में, यहाँ पे खास तौर पे अशोक के शासनकाल की बात चल रही है। धार्मिक सहिष्णुता, अशोक ने समझाया कि कैसे अन्य दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णुता बरती जाए। जियो और जीने दो की जैसी बातें कही जा रही थी कि अशोक की धम्म नीति, ध्यान रखना, धम्म यानी बौद्ध धर्म में धम्म बोला जाता है, तो धम्म नीति ने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक उद्भव को बढ़ावा दिया। सामाजिक सद्भाव का मतलब होता है समाज में जितने भी प्रकार के, नाना प्रकार के धर्म, जाति, भाषा के लोग रहते हैं, उनके प्रति सद्भाव, अच्छी भावना रखना है। ये धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। भारतीय समाज के इतिहास में आज हमें पढ़ने को मिलता है तो समझ में आता है कि भारत के अंदर जो क्या कहते हैं सेकुलरिज्म है, वो मौर्य काल से ही चलता आ रहा है, जो भारतीय संस्कृति को एक स्थायी मूल्य बन गए, यानी एक तरह से एक परमानेंट, एक तरह से वैल्यू बन गई है भारतीय समाज के अंदर। अगर हम आगे बढ़े तो इसका सारांश अगर हम पढ़ें तो सारांश हमें समझ में आएगा कि संक्षेप में मौर्य साम्राज्य ने भारत के प्रारंभिक इतिहास में, क्या बच्चे, प्रारंभिक इतिहास में एकता, कला और प्रशासन की मजबूत नींव रखी। अशोक की नीति और अभिलेख ने इसे
इसे विशेष महत्व दिया। ठीक है बच्चे, हालांकि यह साम्राज्य ज़्यादा समय तक नहीं चला, जाहिर सी बात है 150 सालों तक चला और पूरे उपमहाद्वीप उसके अधीन नहीं था, ये भी समझने वाली बात है। इसे भारतीय उप इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है, यानी सबसे बड़ा का मतलब जहाँ तक क्षेत्र सीमा का नियंत्रण है, मौर्य साम्राज्य से ज़्यादा कोई क्षेत्र नियंत्रण साम्राज्य नहीं बना है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को एक नई पहचान दी। आगे के अध्ययन के लिए हमें मैगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों की गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही है ये। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखा करो। अगर यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।